दोस्तों, आज मेरे साथ हैं ख्वाजा मोहम्मद रगीब। लम्स ग्रेजुएट हैं और नौजवानों की नुमाइंदगी करते हैं। इकोनॉमिक्स के अच्छे तालिब इल्म हैं। साहिबो राय हैं, कॉलम लिखते हैं इंग्लिश में, हम सबके रेगुलर राइटर हैं। इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ अखबारात में भी आप इनके कॉलम देखते हैं। तो हम रगीब से बात करेंगे कि हमारे जो इकोनॉमिक्स के आज के चैलेंजेस हैं, इनको किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरह कौम मुआशी बहरान से निकल सकती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आपको इस वक्त जो मुआशी दबाव है, किताबों के मुताबिक, प्रैक्टिकल लाइफ के मुताबिक, किसका कसूर ज्यादा है, ब्यूरोक्रेसी का या हमारे किसी और अदारे का या सियासतदानों का? असल में एक मिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, क्योंकि ज़ाहिर बात है हुकूमत एक लिहाज से तमाम पार्टीज़ की रही हुई है। हिस्टोरिकली अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो हम इसको मुशर्रफ एरा से शुरू कर सकते हैं कि उससे लेके अब तक मुशर्रफ भी आए, पीपल्स पार्टी भी आई, PMLN भी आई, PTI भी आई, और ब्यूरोक्रेसी तो साथ साथ हमेशा रही है इन सब गवर्नमेंट्स के अंडर। तो ये जो हमारे चारों जो सतून आए हैं रूल करते हुए, हमें उन सब ने सेम मिस्टेक्स रिपीट करते रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम इस हाल तक पहुँचे हैं कि अब हमें एक बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस उसके फेस करने पड़ रहे हैं, पूरे मुल्क को भी और कौम को खुसूसन। तो शुरू से आप देखेंगे कि हमारे एक आदत रही है कि हम कर्ज़े लेकर वो काम करना चाहते रहे हैं जिससे कोई सस्टेनेबिलिटी कभी जनरेट नहीं हुई। मकसद ये है कि अगर आप एक मिसाल लें कि एक आम इंसान है, अगर वो कर्ज़े ले के जितने मर्ज़ी घर बना ले और गाड़ियाँ बना ले और काम चला ले, अगर उन कर्ज़ों को वो पे बैक नहीं कर सकता तो इवेंचुअली वो सारा कुछ बैंक उसके वापस ले लेगा। तो सेम मकसद पाकिस्तान का भी हिस्टोरिकली भी इशू चलता आ रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा फॉरेन डेब्ट ली हुई है ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो हमें उस टाइम रिटर्न नहीं दे सक रहे कि हम वापस कर सकें उन लोन्स को। रगीब, ये क्या मसला है कि ये कर्जे तो अमेरिका भी लेता है और अमेरिका पूरी दुनिया पे रूल करता है, पूरी दुनिया का चौधरी है, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स पे राज करता है उसका डॉलर। तो अगर हम कहें कि कर्ज लेकर तरक्की नहीं होती तो अमेरिका कैसे कर रहा है? अमेरिका का केस तो यूनिक है। एक ये कि जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी है डॉलर, वो अमेरिका की करेंसी है, तो उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, वो जितना मर्जी चाहे उसको प्रिंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके नतायज उनको भी भुगतने पड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो डॉलर्स खुद प्रिंट नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर एक बोरोइंग लिमिट है, हमें बोरो करना होता है, चाहे IMF से हो, चाहे सऊदी अरेबिया से हो, चाहे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से हो। तो हमारी सिचुएशन एक तो इस तरह डिफरेंट है। दूसरा ये कि एज लॉन्ग एज आपको प्रोजेक्ट में पे बैक को बोरो करने में कोई इशू नहीं है, सारी कंट्रीज़ बोरो करती हैं, बोरो करके वो ग्रोथ अपनी स्टिमुलेट करती हैं और उसी ग्रोथ से वो उसको कर्ज़ों को पे बैक करने की कैपेसिटी रखती हैं। जापान है, उसके ऊपर शायद $1 ट्रिलियन या पत्नी उससे भी ज़्यादा लोन्स हैं, 100% से GDP का भी ज़्यादा उनका लोन है फॉरेन। लेकिन जब आपके पास $400 बिलियन की या इससे अबव की एनुअल एक्सपोर्ट करंट सरप्लस हो कि आप एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा करें अपने इम्पोर्ट से, तो ज़ाहिर बात है आपके पास एक एबिलिटी है कि आप हर साल जो किस्त ड्यू होती है वापस पे बैक कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास ये सहूलत नहीं है। ये अक्सर हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जी हमारे पास रिजर्व हैं और रिजर्व की दो किस्में हैं, एक है सस्टेनेबल रिजर्व, एक है नॉन सस्टेनेबल रिजर्व। इसमें आप क्या फ़र्क जानते हैं? असल में किसी भी कंट्री के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होते हैं वो कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक तो ये जो आपके सेंट्रल बैंक के पास खुद होते हैं डॉलर रिजर्व जो होते हैं, वो आपका बेसिकली एक्सपोर्टर्स और रेमिटेंसेस का एक मिक्सचर होता है, जो सरप्लस अगर आपके पास हो, या फॉरेन लोन्स का, पाकिस्तान केस में सारे वो लोन्स हैं। उसके अलावा आपके पास गोल्ड रिजर्व्स होती हैं जो हमारे स्टेट बैंक के पास कोई $3.8 बिलियन के अवेलेबल हैं, और उसके अलावा आपके कमर्शियल बैंक्स के पास डॉलर होल्डिंग्स होती हैं जो रफली 5 to 6 बिलियन के गालबन अभी पिछले 2-3 महीने में थी। तो ये आपके बेसिकली ये आपके डॉलर रिजर्व जिनसे आप अपने इंपोर्ट्स करते हैं और अपने काम का सारे मुल्क का जो है वो सिस्टम चलाते हैं। तो ये रिजर्व्स में से हमारे पास जो सेंट्रल बैंक की रिजर्व्स हैं वो तो प्योरली लोन्स हैं, उन पे अब हम इंसार कर नहीं पा रहे। गोल्ड आप प्लेज तो कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स के ही आपके पास है, आप उसको डिप्लीट कर देंगे उसको भी। और जो आपके कमर्शियल बैंक से उनके आप स्वैप्स ऑलरेडी कर चुके हैं रिजर्व्स के, कि इस अमाउंट के अगेंस्ट आपने इंपोर्ट कर लिया कि जी $1 बिलियन का माल $5 अरब में से जो कमर्शियल बैंक्स के पास पड़ा हुआ है,
तो इस तरह के क्रेडिट स्वैप्स के थ्रू आप अपनी सारी वो लिमिट ऑलरेडी बर्न कर चुके हैं। अब आपके पास कोई और जरिया है नहीं डॉलर जनरेट करने का, सिवाय इसके कि एक तो आप शॉर्ट टर्म में IMF के पास जाएं और सऊदीया, चाइना, UAE से मांगें और वर्ल्ड बैंक और इस तरह के और इदारों से मांगें, और लॉन्ग टर्म में यही कि आपको अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, अपनी रेमिटेंस बढ़ाएं और अपनी इंपोर्ट्स कम करें, ताकि आपके पास ऑटोमेटिकली नेचुरली रिजर्व्स, ऑर्गेनिकली वेल्थ बिल्ड होती जाए। रकीब, ये बताइएगा कि आप चूंकि कॉलम भी लिखते हैं इंग्लिश में, मुख्तलिफ अखबारात में, हम सब में, अक्सर आप इकनॉमिक्स पे लिखते हैं बल्कि पॉलिटिक्स में भी वो होता है। इमरान खान ने क्या मेजर गलतियां की कि उन्हें सियासत से, हुकूमत से हाथ धोना पड़ा, या आप समझते हैं कि उसने कोई गलती नहीं की थी, वो ठीक जा रहा था? वो एक ऐसी कहानी है कि वो पाकिस्तान में हर 20-30 साल में कुछ 4-5 दफ़ा रिपीट होती है कि एक हुकूमत आती है और शुरू में ये वही कहा जाता है कि जी सब सिंगल पेज पे हैं और तमाम इदारे, तमाम ब्यूरोक्रेसी, आपकी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेज पे, और इंशाल्लाह मुल्क को वो बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। फिर हर 3-3.5 साल के अंदर वो पेज ख़राब हो जाता है, फट जाता है, और उसके बाद फिर ये होता है कि जो भी आपका लीडरशिप होती है पॉलिटिकल, उसमें एक चेंज आना फिर लाजमी हो जाता है। और वही इमरान खान के साथ भी कहानी, वही उससे पहले नवाज शरीफ के साथ भी कहानी, और उससे पहले बेनज़ीर के साथ भी ये सेम कहानी रिपीट होती है। आप अगर दो लोगों को आमने सामने देखें, एक तरफ नवाज शरीफ की हुकूमत थी जो 2013 से 2018 तक थी, एक 2018 से अगस्त 2018 से ऑनवर्ड अप्रैल 2022 तक इमरान खान की हुकूमत थी। तो दोनों इकोनॉमी को आप किस तरह कंपेयर करते हैं, नवाज इरा और इमरान इरा? दोनों इकोनॉमीज जो हैं वो एक सिमिलर पैटर्न पे चली हैं। जिस तरह मैंने शुरू में बयान किया था कि हमारे जो भी लीडरशिप आए, वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट की हो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ की हो, वो हमेशा रिलाई करती है फॉरेन लोन्स पे, एड्स पे और डॉलर इनफ्लोज पे, ऐसे कि जो एक्सपोर्ट से नहीं आते कभी भी। तो उन्होंने भी नून लीग के दौर में भी यही हुआ था कि बहुत बड़ी बारोइंग हुई, CPEC की फॉर्म में हुई, उसके अलावा भी हुई, जिससे डॉलर को एक रेट पे मेंटेन किया गया। और उसके मेंटेनेंस से ये हुआ कि आपके चलो 4-5 साल तो ओके सोके गुजर गए, लेकिन जो 4-5 साल का बिल्डअप था प्रेशर, जब वो फिर एक साथ टूटा तो 2018 में आपने अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस देखी और आप आखिरकार IMF के पास दोबारा भागे। फिर इमरान खान के जो दौर में था, एक सिमिलर पॉलिसी मेंटेन की गई कि आपने रियल इस्टेट में एमनेस्टी देनी है, आपने और इस तरह के दीगर IMF प्रोग्राम के साथ साथ मतलब मरासले करने के आपका करेंसी दोबारा स्टेबल हो जाए। लेकिन वो स्टेबिलिटी कभी ऑर्गेनिकली नहीं आई होती, वो हमेशा आर्टिफिशियली मेंटेन की होती है। और उसका भी नतीजा यही हुआ कि एक और IMF प्रोग्राम डिरेल हो गया एंड में, और 22 में फिर दोबारा वही मसला क्राइसिस आया कि हम दोबारा IMF के पास भागने की कोशिश कर। तो एक सेम कहानी है, वो बार बार रिपीट होती है। क्या बातें हैं? एक तो इमरान खान कहते थे मैं IMF की तरफ नहीं जाऊंगा, दूसरा इमरान खान कहते थे कि मैं 1 करोड़ नौकरियां लूंगा, तीसरा इमरान खान कहते थे, इकोनॉमिक्स की बात है ना, तीसरा इमरान खान कहते थे कि मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, चौथा इमरान खान कहते थे कि मैं नौजवानों में और ब्यूरोक्रेसी में एक नई रूह फूंकूंगा। लेकिन वो कोई भी रूह ना फूंक सके। इन सारी उनकी बेतरतीबियों के पीछे क्या उनकी टीम कमजोर थी, या वो रफ्ता रफ्ता ठीक जा रहे थे? चूंकि आपकी एक न्यूट्रल है, या ना PTI है, ना आप पीपल्स पार्टी है, ना मुस्लिम लीग नून है। रगीब हमारे सामने है जी। ख्वाजा मोहम्मद रगीब को मैं अच्छी तरह जानता हूं। कम नौजवान होते हैं जो बड़ी डीपली सोचते हैं और इमोशंस को बलाए ताक रख कर सोचते हैं। उनमें एक ख्वाजा मोहम्मद रगीब भी हैं, नौजवान है, अतारा में बता चुका कि लम्स ग्रेजुएट है। क्या कहते हैं जी इमरान खान के मुतल्लिक मेरे सवालों के तनाजुर में? इमरान खान साहब की जो थिंकिंग थी, वो इकोनॉमिक थिंकिंग अगेन वो इसी बेसिस पे थी कि हम शॉर्ट टर्म में ग्रोथ ला सकते हैं, एक हाई ग्रोथ रेट रीच कर सकते हैं, जो हमने किया भी। 5.5 से गालिबन 6% तक का ग्रोथ रेट इसी तरह कोई रफली था। लेकिन अगेन इशू वही आता है कि जब आप अननेचुरली किसी चीज़ को सस्टेन करने की कोशिश करते हैं तो आप कंजम्पशन को बढ़ाते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने रियल एस्टेट में एमनेस्टी स्कीम दी, जिससे अरबों डॉलर की मतलब इन्वेस्टमेंट हुई रियल एस्टेट सेक्टर में। लेकिन आपने कंजम्पशन को बूस्ट दिया, क्यों? क्योंकि जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होगी तो आपको स्टील इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपको एनर्जी यूज बढ़ानी पड़ेगी अपनी, आपको ऑयल और इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपको और मटेरियल्स जो उसमें इस्तेमाल होते हैं वो सारे इंपोर्टेड हैं। ज़ाहिर बात है, जब आप एक सेक्टर को आर्टिफिशियली सस्टेन कर रहे हैं कि जी एमनेस्टी स्कीम है, आप जो मर्जी जहाँ से पैसा लाए उसमें इन्वेस्ट करें, तो आप इंपोर्ट्स को बढ़ाते जा रहे हैं अपने। और यही हुआ कि उस पीरियड में इंपोर्ट्स बढ़ते गए।
करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता गया, एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ नहीं रहे, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री को तो इनकरेज ही नहीं कर रहे जो एक्सपोर्टर है। आप ये इनकरेज कर रहे हैं कि एक बंदा बिल्डिंग बनाए और एक बंदा ट्रेडर बन के इंपोर्ट करता जाए सामान उस बिल्डिंग के लिए, वो जो कहते तो थे सस्टेनेबल IMF के ग्रोथ नहीं पास हो नहीं पाएगी। जाऊंगा मैं, खुदकुशी कर लूंगा, क्या वो उनका वो डायलॉग ठीक था, मैच्योर डायलॉग था? नहीं, वो एक मेच्योर डायलॉग नहीं था, क्योंकि जब तक आप अपने ये स्ट्रक्चरल इश्यूज ठीक नहीं करेंगे तो आप हमेशा IMF के पास ही जाते रहेंगे। कोई भी मुल्क इतना गालबन IMF के पास नहीं गया जितना पाकिस्तान गया, कोई 23 दफ़ा जा चुका है, और जून में या जुलाई में इंशाल्लाह 24वीं दफ़ा जाएगा। तो ये जो कहते हैं कि इमरान खान ने 2019 में ये सारे मुआदे किए थे जो PDM की हुकूमत भुगत रही है, इसमें कितना सच है और कितना अफसाना? इसमें ये सच तो है कि इमरान खान साहब ने आखिर में जाने से पहले वो माहिदा तोड़ा, जिसकी वजह से IMF के साथ हमारे इश्यूज पैदा हुए। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि PDM बिल्कुल ही बिलाजिमा है। उन्होंने भी 6-7 महीने ज़ाया कर दिए हैं उनके साथ बहस करने में, हालांकि हमको पता भी है कि हमारे पास वो ग्राउंड है ही नहीं कि हम बहस कर सकें किसी से। नहीं, आप क्या कहते हैं कि PDM ने वक्त जाया किया जो फौरी IMF की नहीं मानी थी? जी, उन्होंने काफ़ी टाइम डिले कर दिया, इसमें बहुत नुकसान अच्छा है। चले फर्ज करें हम IMF की बिल्कुल ना मानते, हम कहते हैं जी भाग जाए, तो क्या? तो आपने डिफ़ॉल्ट कर जाना है, आप अपनी फॉरेन डेब्ट वापस नहीं पे कर पाएंगे, आप जो लोन्स बारो करते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपका इंपोर्ट ऑलरेडी फंसा हुआ है। जो लोग इंपोर्ट से मुंसलिक हैं उनको पता है कि काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, इन्फ्लेशन भी इस वजह से हो रही कि मार्केट में शॉर्टेज होगी इंपोर्ट चीज़ों की, तो आपकी इन्फ्लेशन एक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, 60-70% पे चली जाएगी, और यही है कि मुल्क ऑलमोस्ट 90% लोगों के लिए तबाह हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये नेसेसरी इवल था कि IMF के पास जाया जाता। आखिरी सवाल इकोनॉमिक्स के तनाजुर में मोहम्मद रगीब आपसे ये है कि क्या मौजूदा हुकूमत के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है? क्या करें कि कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे? हम पॉलिटिक्स को बात ही नहीं करते, मकबूल गैर मकबूल का आज आपके साथ कोई तस्करा ही नहीं है। क्या करना चाहिए? व्हाट शुड डू? पहला स्टेप तो ये है कि IMF प्रोग्राम को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। उस पर आप उम्मीद तो है कि चाहे जितनी मर्जी महंगाई हो। जी, चाहे जित क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। IMF को आप फॉलो करते हैं तो 30-35% महंगाई है, नहीं करते तो 70 है। तो आपके पास ऑप्शन यही है कि 70 या 35, तो आप ऑब्वियसली 35 ही चुनेंगे। उसके बाली के बाद आपको ये है कि अपनी डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। शॉर्ट टर्म डेप्ट आपने बहुत ज़्यादा लिया हुआ है कमर्शियल बैंक से, और अब इकट्ठे आपको वापस पे करना है, जो आप पे कर नहीं सकते इवन विद दी IMF। तो आपको सऊदीया, चाइना, अगेन उनके पास जाना पड़ रहा है, और अब आपको इवेंचुअली ये भी कहना पड़ेगा कि हमारी इस डेप्ट को रिस्ट्रक्चर किया जाए, हमें ब्रीदिंग स्पेस दी जाए, क्या ताकि हम वो क्या रिकवर कर अगस्त सकें। तक हम और महंगाई हम आहंग हो जाएंगे? कोई बेहतरी हो जाएगी? कोई लोगों को रिलीफ मिलेगा? या अब ये आए दिन हमारे बहरान और मसाइल बढ़ते रहेंगे? देखिए, महंगाई हमेशा होती रही है, महंगाई का होना नुकसानदेह नहीं होता, महंगाई के रेट की बात होती है। तो अभी जो फोरकास्ट है आगे, मेरे ख्याल में अगले साल डेट तक ये रेट कोई 35 से 33 के दरमियान ही रहेगा, और ये वर्ल्ड बैंक भी कह चुका है अपनी रिपोर्ट में, मूडीज़ भी कह चुका है। रफली यही इंडिकेशन है कि अभी ये महंगाई का रेट रहेगा अगले साल है, और ये बेस्ट केस सिनेरियो है। अगर इससे हम अपनी डेप्ट स्ट्रक्चर नहीं कर पाते या IMF से नहीं होती डील, तो फिर तो वो एक बहुत ही बुरा सिनेरियो है, तो थैंक यू डबल हो। वेरी मच, बहुत शुक्रिया।